हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके और इसमें भी हम क्विज देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और अगली वीडियो आपके रिस्पांस पे डिपेंड करती है कि अगली वीडियो आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और अच्छी नहीं भी लगती तो कम से कम डिसलाइक तो करें, कुछ तो करें, ऐसे उदासीन मत रहना, ठीक है। आजकल कुछ करने का ही ज़माना है। तो चलिए खैर, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे काम की बात पे चलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कैसे होते हैं ये हमको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तैयारी करने वाले सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए, दैनिक गति के कारण। जो वो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसे हम दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब परिक्रमण, किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे हम पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, परिक्रमण या परिक्रमा, ठीक है। और अगर अर्थ केवल अपने ही चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको परिभ्रमण। यहाँ पे आप इसको जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। सूर्य के चारों ओर एक यात्रा के लिए जितना समय लगता है उसे परिक्रमण की अवधि कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी की अवधि 365.24 दिन या एक वर्ष कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ष या वर्ष की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 365.24 है, इसका मतलब 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह, आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जो भी है, और कमेंट जरूर करें अपना आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? आंसर सी। तो बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा प्लेनेट। ग्रह का मतलब है प्लेनेट। सबसे छोटा प्लेनेट क्या हो जाएगा आपका? बुध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकरी, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का जो चक्कर लगाने का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका मरकरी हो गया। मरकरी का मतलब होता है बुध। वीनस, वीनस का मतलब हो गया शुक्र। ये हो गई आपकी पृथ्वी। ये हो गया मार्स मतलब मंगल। जुपिटर बृहस्पति। सैटर्न मतलब शनि। यूरेनस मतलब अरुण। नेपच्यून मतलब वरुण, ठीक है। और जो नौवां ग्रह था जिसे अब नौ ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है वो था यम मतलब प्लूटो, ठीक है। तो उसे हटा दिया गया, तो अब ग्रह कितने हो गए आपके? 8 ग्रह हो गए। क्लियर? 8 ग्रह हो गए आपके पास। चलिए इनके साइज का ऑर्डर हम देख लेते हैं। ये है इनके साइज का ऑर्डर। तो ये नासा के अकॉर्डिंग है, ये जो ऑर्डर है ये नासा के अकॉर्डिंग है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। तो सबके सबसे नीचे आपका मरकरी है मतलब बुध, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपका है मार्स मतलब मंगल। फिर है वीनस मतलब शुक्र। फिर है आपकी पृथ्वी अर्थ। फिर है नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है ना। तो ये आप ऑर्डर आप इसको जरूर याद रख लें। और एग्जाम में ये भी आता है कि पृथ्वी के बराबर कौन सा ग्रह है, तो वो आपका वीनस है, ठीक है। तो वीनस जो है लगभग ये 95% है, ठीक है। अर्थ के नीचे वाला देख सकते हैं आप, ये उसके आगे लिखा हुआ है 95% द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्लुहास धारा या अग्लुहास करंट किस महासागर में बनती है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके या फिर कमेंट में ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इसको समझ लेते थोड़ा सा। और जो करंट होती है ये 3 पार्ट में बटी होती है, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। अब इनको डिटेल में मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, केवल जो करंट पे ही बेस होगी। तो अभी फिलहाल ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो कोल्ड होती है, ठीक है, और इनका जो टाइप होता है इन पे बेस होता है फ्लो, स्पीड एंड शेप, कि इसका फ्लो कैसा है, स्पीड कैसी है, शेप कैसी है। तो 2 तरीके से होती है, कोल्ड और दूसरी होती है वार्म एंड हॉट। तो वार्म ओशन करंट होती है, ये इक्वेटर से बनती है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से,
ठीक है, और पोल की तरफ जाती है, मतलब ध्रुवों की तरफ जाती है, ठीक है, या फिर हायर लैटिट्यूड की तरफ, ऊंचाई की तरफ। तो उसे वो होती है हमारी गर्म धाराएं, ठीक है, गर्म एंड शुष्क। जो कोल्ड करंट होती है ये ध्रुवों पे बनती है, पोल पे बनती है, और ये नीचे की तरफ आती है, मतलब इक्वेटर की तरफ आती है, भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है ये ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये जो पूरा है एरिया ये कहलाता है आपका इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है। और ये है आपकी भूमध्य रेखा। ये जो वाइट लाइन दिख रही है आपको, वाइट लाइन जो दिख रही है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो बहेगी वो आपकी गर्म होगी, गर्म धाराएं होंगी, हॉट होगी। और ध्रुवों से जो नीचे की तरफ बहेगी वो होगी आपकी ठंडी, कोल्ड, ठीक है। तो ऐसी नीचे की तरफ भी होगा, यहाँ इक्वेटर से जो नीचे जाएंगी वो गर्म होगी, और यहाँ से ऊपर जो आएंगी वो आपकी ठंडी होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड या कोर किसका बना होता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें। तो आंसर है आपका लोहा और निकेल, ठीक है। लोहा मतलब आयरन, और केमिकल की भाषा में इसको फेरस भी बोलते हैं, निकेल को निकल ही बोलते हैं। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये अर्थ का आपको इंटीरियर दिख रहा होगा। तो ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है ये होता है आपका मेंटल, जो मिडिल मध्य भाग है। और ये आपका बिल्कुल कोर, जो सबसे पृथ्वी का सबसे बीच वाला भाग है। तो ये कोर जो है पृथ्वी का, ये पिघली हुई अवस्था में रहता है। आपको ध्यान रखना है कि ये किस अवस्था में होता है, बिल्कुल पिघला हुआ। जैसे लोहा को अगर पिघला दें तो वो उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो कोर है इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, ठीक है। तो नीफे, नीफे मतलब निकेल और फेरस। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ऊपरी परत। तो यहाँ पे मिलता है सियाल। सियाल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम। जो मेंटल है वहाँ पे क्या मिलता है आपको, सीमा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। और जो कोर है उसमें आपको मिलता है नीफे, मतलब निकिल और फेरस, मतलब लोहा, आयरन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर जो है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, तो उसे हम मैनचेस्टर कहते हैं। तो जापान का जो मैनचेस्टर है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आंसर है इसका ओसाका, ठीक है। ओसाका जो है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो आपसे वर्ल्ड का भी पूछ सकता है, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अहमदाबाद द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद क्या है, भारत का मैनचेस्टर है। और मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड में एक शहर भी है, तो वहीं से इसका ये नाम जो है चलता आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, पढ़ा नहीं होगा अगर आपने तो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो डेक्कन, डेक्कन आपने दक्कन का पठार सुना होगा, ठीक है, मतलब जो मिड इंडिया है, मध्य भारत है, उससे नीचे की तरफ है। क्लियर। तो इसका मतलब ये साउथ में ही कहीं होगा, या मिड इंडिया से नीचे की तरफ ही होगा। तो फिलहाल कमेंट में आंसर कर सकते हैं आप। तो आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1880 में 3 लोगों ने, ये विष्णुपति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास केवल एक ही आंसर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो ये एक स्कूल था, न्यू इंग्लिश स्कूल, वन ऑफ द फर्स्ट नेटिव रन स्कूल ऑफरिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन पुणे। तो पुणे में है, पुणे का है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है। और 1885 में फर्गूसन कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। बॉम्बे के गवर्नर थे जेम्स फर्गूसन। ये कॉलेज आज भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए ये किसने कहा था। तो यहाँ पे जो है
आपसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछा है, आपसे संस्था का नाम पूछा है। व्यक्ति का नाम आपको पता हो सकता है, तो व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना करी है? क्लियर? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती गेव द पॉलिटिकल स्लोगन दैट इंडिया इज फॉर इंडियंस। तो भारत जो है भारतीयों के लिए, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आर्य समाज वॉज स्टैब्लिश इन बॉम्बे। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है, इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। गुजरात के कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था 1824 में, और अजमेर में 1883 में इनका देहांत हो गया था, अजमेर राजस्थान में। दूसरे ऑप्शन में लिखा है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इनके साथ कब की थी? 1828 में। इनके साथ दो लोग और थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। चलिए, ये जो मैं अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, आप या तो इसको नोट कर लो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं तो फिर बोलने में भी देर लगती तो है नहीं, है ना। आज तक कितना ही याद है। आप जितना फैक्ट पढ़ते जाओगे, फैक्ट जो है जमा होते रहेंगे, और ज़्यादा पढ़ोगे और जमा होते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फैक्ट आप पढ़ते रहोगे, जो पीछे का है वो भूलते रहोगे। ठीक है ना, तो आप इसको जरूर नोट्स बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ठीक है, तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो बीएससी का नाम सुना होगा आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें जो इन्वेस्टर जो हैं पैसा लगाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके पैसे, ताकि फ्रॉड कोई उनको यूज़ ना कर ले, उनके पैसे बचे रहें। तो ये जो है, इसको जो रेगुलेट करती है वो करती है आपकी सेबी। ठीक है ना, इसको डिटेल में देख लेते हैं। सेबी, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। तो मार्केट में जितना भी सिक्योरिटी और कमोडिटी का जो मार्केट है वो सब सेबी देखता है, शेयर मार्केट पूरा सेबी देखता है। ठीक है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, भारत सरकार के अंडर में। तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप डेट क्या लिखोगे? 12 अप्रैल 1992। ये आपको मेनली जो ये वाली डेट ध्यान रखनी है। ठीक है, मुंबई इसका मुख्यालय है मेन, और यही एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये बीच में न्यूज़ में था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति संस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आप ये आंसर कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आपका आंसर क्या है। मेरे बताने से पहले ही आंसर कर दिया होगा आपने। तो आंसर है इसका दामोदर नदी, आंसर सी। ठीक है, दामोदर नदी। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। दामोदर रिवर राइजेज इन द पालामऊ हिल्स ऑफ छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से ये निकलती हुई आती है झारखंड की तरफ से। ठीक है, और इसी पर जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर दामोदर परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, और दामोदर नदी जो है या रिवर वैली झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैली हुई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल जो मिनरल्स हैं वो होते हैं। ठीक है, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और इसे सोर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का शोक भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ठीक है, और ये भी इजी क्वेश्चन है, तो कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर है आपका, आंसर तारापुर परमाणु संयंत्र, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS, द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड नियर बोईसर इन द थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं है, महाराष्ट्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए काम कौन करता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी है, ये मान लो आप। तो इसका ये भी मुंबई में ही है, और मोस्टली इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सब यही बनाती है, NPCIL। तो यहाँ पे सबके मैंने नाम दिए हैं, ठीक है। कैगा, काकरापार, कुडनकुलम, कलपक्कम, नरोरा राजस्थान, तारापुर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये इनकी राज्य हैं जहाँ पर ये बन रहे हैं, ठीक है। कितने मेगावाट के हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यही याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो एक ये म्यूज़ियम है जहाँ पे विवेकानंद की मूर्ति बनाई गई है। तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका तमिलनाडु, ठीक। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो तमिलनाडु के ये कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख या संबोधित करने वाले सबसे पहले कौन थे? ठीक है, तो खैर ये आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा। तो पहले थे ये सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपिता के रूप में इन्हें संबोधित किया था। तो इन्होंने किसी रेडियो स्टेशन से संबोधित किया था। ये यहाँ पे लिखा भी है, रेडियो मैसेज इन 1942। लेकिन आप जब इसको गूगल करोगे तो कहीं पे आपको 1942 मिलेगा, कहीं पे आपको 1944 मिलेगा। और ये सिंगापुर का रेडियो स्टेशन था जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको फादर ऑफ नेशन कहा था, ठीक है, मतलब राष्ट्रपिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी को किसने अर्ध नंगा फकीर कहा था? ठीक है, तो हिटलर है, ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो आप इसको कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या वीडियो पॉज करके आप आंसर सोच सकते हैं। चलिए, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, चर्चिल। तो फुल नाम था विंस्टन चर्चिल। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, सर विंस्टन चर्चिल। ये बीच में इनका फादर का नाम ये ऐड किया रहता है, लियोनार्ड स्पेंसर। तो खैर उससे अभी मतलब नहीं है। उसके बाद जो है, और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी यही थे, विंस्टन चर्चिल। इनकी फ़ोटो है यहाँ पे। तो ये अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 19 जून को, तो अभी ये परसों की न्यूज़ है कि इनके ऊपर रेसिज्म के, मतलब जातिवाद या भेदभाव के आरोप लगे हैं, और इंग्लैंड में इनकी मूर्तियों को तोड़ा गया है। ये भारतीयों से बहुत चिढ़ते थे, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने उनमें ऐसे टिप्पणी करी है। चलिए खैर, अभी वो न्यूज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आप क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर करते रहें। तो आंसर है इसका स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये इसका आंसर है, मतलब ये इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन है, गंडक है, कोसी है, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आप इसको इमेज में देख सकते हैं। ये जो यहाँ से गंगा निकलती हुई जा रही है, ये इधर, और अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, ये सोन नदी है यहाँ पर, तो ये इधर से इधर जाके मिल गई। फिर ये नेपाल की तरफ से गंडक होती हुई आती है, ये यहाँ मिल गई। फिर ये कोसी इधर से आ रही है नेपाल की तरफ से, ये भी इसमें मिल गई, ठीक है। ये गोमती आ रही है, ये इसमें मिल गई। और बाकी ये यमुना आ रही है,
ये इधर से ये इसमें मिल गई, और ये उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है रामगंगा, ये भी इधर जाके गंगा में आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें सारी सहायक नदियाँ दी हैं गंगा की, आप इसको देख सकते हैं। और लास्ट में जो है ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन ही थे। आज हम इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी इसमें आपको पसंद नहीं आया आप उसको कमेंट में बता सकते हैं लिख के कि अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ हमारे लिए सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसको यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।